नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्नर का सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर ने 1892 ईस्वी में उप सहसंयोजक यौगिकों के बनने व पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पहली बात अगर हम ध्यान करें तो इस सिद्धांत के अनुसार पहली बात आती है, प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकता होती है। प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकता होती है। ए प्राथमिक संयोजकता, बी द्वितीयक संयोजकता। जो प्राथमिक संयोजकता है वह आयनन योग्य होती है। आयनन योग्य होती है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो वह उस यौगिक में उस धातु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। दूसरी से होती है द्वितीयक संयोजकता। यह आयनन योग्य नहीं होती तथा ऋणात्मक और उदासीन दोनों परमाणुओं से संतुष्ट होती है, जबकि प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणात्मक ऋणायनों से ही क्या होती है, संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता ऐसा नहीं है। ये ऋणावेशित और उदासीन दोनों प्रकार के अणुओं से या आयनों से क्या हो देती है, संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता हम उसे भी कहते हैं जो उप सहसंयोजन संख्या होती है। किसी केंद्रीय धातु परमाणु की जो उप सहसंयोजन संख्या, मैंने आपको बताया था, जितने उप सहसंयोजक बंध केंद्रीय धातु परमाणु बनाएगा वह संख्या क्या कहलाएगी, उप सहसंयोजन संख्या कहलाएगी, और इसे हम द्वितीय संयोजकता भी कहते हैं। तो दो बातें हो गई। पहली बात हुई हमारी ये कि दो प्रकार की संयोजकता होती है। दूसरी बात कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। केंद्रीय धातु परमाणु प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। प्राथमिक संयोजकता को जब हम प्रदर्शित करेंगे तो बिंदुदार रेखा का प्रयोग करेंगे, और द्वितीयक संयोजकता के लिए हम एक कंटिन्यूअस लाइन, सीधी लाइन का प्रयोग करेंगे। अभी आपको ये दिखाया जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी 2 नंबर पर। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है। कौन होता है? केंद्रीय धातु परमाणु। उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्राथमिक संयोजकता के बराबर होती है। तो ये कुछ बातें हो गई हमारी वर्नर के सिद्धांत की। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यौगिक बनते हैं। तो हम एक यौगिक ले लेते हैं, COCl3 × 6NH3। ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में देखा जाता है, पहली बात यह सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके AgCl के अवक्षेप बनाता है।
और स्पष्ट होता है कि 3 क्लोराइड आयन इसमें सिल्वर के साथ रिएक्ट करते हैं। एक बात। दूसरी बात, यह नारंगी लाल रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तीसरी बात, जब हम इसकी क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमें कोबाल्ट 2 SO4 का होल थ्राइस इंटू होल 6 और 12 NH3 के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि NH3 के 6 अणु इसके अंदर हैं, परिसर के अंदर। और यहां 3 क्लोराइड आयन निकले, इससे पता लगता है कि तीनों क्लोरीन बाहर है। और चौथी बात, जब हम चालकता मापन से नापते हैं कि इसमें एक अणु से कितने आयन बने, तो 4 आयनों की पुष्टि होती है। तो इस प्रकार से इसका जो संभावित सूत्र है, जिसे हम मान सकते हैं कि यह इसका संभावित सूत्र होगा, तो संभावित सूत्र क्या आता है, वो इस प्रकार से आया। इस प्रकार से कोबाल्ट NH3 का होल 6 और Cl3। ये देखो, जब हम इसे आयनित करते हैं तो हमें 4 आयन ही मिलते हैं। तीन आयन क्लोराइड के और एक ये कैसा आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, जटिल आयन। ठीक है, तो कुल मिला के एक जटिल आयन और 3 साधारण आयन, तो 4 आयन हो गए। कितने आयन हो गए भाई, 4। और चालकता मापन भी इसके 4 आयन बनाते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर हम शो करेंगे, मैंने आपको बताया था प्राथमिक संयोजकता को हम किससे करते हैं, बिंदुदार रेखाओं से। तो ये हमारा हो गया सतत लाइन हो गई है, ये एक NH3 यहां, एक NH3 यहां, ये हो गई हमारी NH3 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 NH3, ये हमारी द्वितीयक संयोजकता को शो करती हुई। और एक हमारा हो गया क्लोरीन, ये बिंदुदार रेखाओं से। तो इस प्रकार से हम इस यौगिक की संरचना को प्रदर्शित करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि इसका सूत्र ये बना। तो ये हमारा वर्नर का सिद्धांत रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, CO कोबाल्ट Cl3 into 5NH3। वही बात पहली, यह बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। पहले तो कलर देख लिया, उसमें भी हम पहले नारंगी देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे इसमें डालेंगे हम सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट डालने पर 2 क्लोराइड आयन AgCl के अवक्षेप में बदलते हैं। इससे पता लगता है कि केवल 2 ही क्लोराइड सहसंयोजक परिसर से बाहर उपस्थित है। फिर इसके अंदर हम H2SO4 मिला के देखते हैं। क्या मिलाते हैं, H2SO4। तो जब हम H2SO4 मिलाते हैं तो इससे हमें प्राप्त होता है CO2Cl SO4 इंटू 10 NH3। इसके क्रिस्टल मिलते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इसके अंदर जो NH3 है 5 के 5 NH3 परिसर के अंदर हैं। तो चालकता मापन से देखा जाता है 3 आयन की पुष्टि होती है।
उसमें 4 आयन थे, इसमें 3 आयन। तो सूत्र बन सकता है इसका इस प्रकार से, अतः सूत्र कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl और 2 Cl बाहर Cl2। अगर हम इसे वियोजित करें तो ये आएगा CO NH3 का होल 5 Cl 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 Cl नेगेटिव, तो ये कुल आयन हो गए 3, 2 साधारण आयन और एक जटिल आयन। अब इसका हम संरचना दिखा देंगे। NH3 NH3। अब आप देख रहे होंगे कि क्लोरीन जो है 2 बाहर हैं, तो उसे दिखाएंगे हम डॉटेड लाइन से। लेकिन एक क्लोरीन अंदर है। ये वाली क्लोरीन हमारी दोनों तरह के काम करेगी, प्राथमिक संयोजकता को भी संतुष्ट करेगी और द्वितीयक को भी। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों लाइनें खींचेंगे और इसके बराबर में डॉटेड लाइन भी, ये क्लोरीन। ठीक है, तो ये बन गया हमारा दूसरा यौगिक। तो इस प्रकार से हम वर्णन सिद्धांत को समझते हैं। कल हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इन उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो कल हम आपको इसकी IUPAC समझाएंगे, जिसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अच्छी तरीके से ऑक्सीकरण संख्या जो कक्षा 11 में आपने पढ़ी थी, नहीं तो हमारी ऑक्सीकरण संख्या की एक वीडियो भी है, आप वो भी देख सकते हैं, उसे देख लें, जिससे आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ जाए। ठीक है, थैंक यू। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और क्या बात, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कराइए। थैंक यू।